हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हम हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर है, मॉडल सैम्पल पेपर 8th क्लास का, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो मैथ्स का पेपर है, पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 5 सेक्शन, ए बी सी डी और ई सेक्शन में। जो फर्स्ट ए सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, वो भी ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में अगेन 10 क्वेश्चन होंगे, और जो ईच क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन होगा, वो 2 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी में अगेन 10 क्वेश्चन होंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई में 4 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये सैम्पल पेपर है। तो इस तरह से जो पेपर मतलब फाइनल में जो आएगा वो इस तरह का पेपर होगा। तो हम फिलहाल यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न जो है, वह परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। तो जो 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड 1, थर्ड -1 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो वह परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसमें हम देखें तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 0। इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो हम यहाँ पे बात करें तो 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1 होगा। 1/1 करें, हम इसको उल्टा करें तो अगेन 1 आ जाएगा, और -1/1 को करें तो इसका अगेन वही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो रहेगा 0। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के कोणों का योग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है लग रही है मेरे को, क्योंकि किसी बहुभुज के कोणों का योग, तो बहुभुज है तो उसके जो कोण होते हैं वो कुछ अंतः कोण होते हैं यानी इंटरनल एंगल, और कुछ बाह्य कोण होते हैं जिनको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किस तरह के कोणों की बात हो रही है। बट अगर इंग्लिश में बात करें तो सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पे क्लियर है, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। तो अगर इंटरनल एंगल की बात करें हम तो वो वेरी करते हैं। जैसे त्रिभुज की बात करें हम, ट्राइंगल की बात करें, तो उसमें जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर हम जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी बात करें तो 360 डिग्री होता है। इस तरह की अगर नेक्स्ट हम बात करें, पंचभुज होती है, उसका डिफरेंट होता है। परंतु यहाँ पे पॉलीगन की बात कही गई है, तो पॉलीगन हमें नहीं पता कि कितनी भुजाएं हैं। बहुभुज है तो कितने साइड है इसकी, हमें नहीं मालूम। तो जैसे यहाँ बात की है एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो फिक्स होता है, चाहे हम ट्राइंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, या अन्य जो है पंचभुज हो गई, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज है, उनका जो एक्सटर्नल एंगल है वो फिक्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो ये रहेगा 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसका जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो फिक्स होता है, दैट इज 360 डिग्री। नेक्स्ट में मूव करते हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर कितने संभावित परिणाम आ सकते। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम कैन बी देयर व्हेन थ्रोइंग ए डाई। तो डाई में पहले बात करें हम, फेज कितने होते हैं। तो डाई इस तरह का एक आकृति है।
जैसे हम सांप-सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें भी हमारे पास डाइस होती है। डाइस के कितने फेसेस होते हैं? इसके 6 फेसेस होते हैं। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो एक पासे को उछालने पर कितने संभावित परिणाम आ सकते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं तो 6 ही परिणाम आ सकते हैं। राइट आंसर रहेगा 6। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके आगे नंबर नहीं होते तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ और आए। तो परिणाम जो संभावित हो सकते हैं उसमें वो 6 हो सकते हैं। दैट इज 6 पॉसिबल आउटकम में एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 का वर्गमूल क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का वर्गमूल क्या है, या स्क्वायर रूट ऑफ 144? तो इसके दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आपको अगर 20 या 30 तक आपको हर एक का वर्ग याद है या स्क्वायर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो इसका डिवीजन मेथड है, और एक जो है अभाज्य गुणनखंड मेथड है। तो उन दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 144 के निकालने की कोशिश करता हूँ। 2 से हम ट्राई करते हैं। तो 1 छोटा है तो हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो 14। तो 2 7 ज़ा 14, जो रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे 4 है। 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, आ गया 72। अगेन हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, तो 1 रिमाइंडर है तो यहाँ इसको काटते हैं तो 12 बन जाता है। तो 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से चला जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, अगेन रिमाइंडर 1 है तो यहाँ 1 लिख लिया हम, तो 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जाएगा तो 2 9 ज़ा 18। अब हम इसको दोबारा करेंगे तो 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें। 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 144। तो अनरूट निकालना है हमने। तो अनरूट इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। 2 2 2 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 3। तो अब इसके पेयर बना लेते हैं हम। 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, हर पेयर से हम एक डिजिट है वो निकाल लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका जो अनरूट बन रहा है वो बन रहा है 12। तो ये जो 12 है इट इज़ द राइट आंसर। दूसरी जो डिवीजन मैथड है, डिवीजन मैथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मैथड का तरीका ये है, जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। तो 144 हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे राइट साइड से। तो ये बन गया और ये सिंगल 1 रह जाता। तो 1 1 ज़ा 1, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता। आगे से जो पेयर है उतर जाएगा पूरा 44। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, इस 1 को और इस 1 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से ट्राई करते हैं। 1 से करेंगे तो 21 ज़ा 20। अगर 2 से करें हम, यहाँ पे 2 है तो इसके ऊपर 2 से देखते हैं हम। तो 2 ज़ा 44, तो ये 2 से जा रहा है। 2 2 ज़ा 44। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, और यहाँ पे आंसर है 12। 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 रेज टू द पावर 2 का मान क्या रहेगा? तो -3 रेज टू द पावर 2 का मतलब होता है -3 इंटू -2 टाइम होगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9,
यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो इसका राइट आंसर रहेगा +9। तो यहाँ पे +9 ये है थर्ड नंबर पे, तो इसका राइट आंसर रहेगा 9, +9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a+b का होल स्क्वायर के गुणनखंड क्या है? तो a+b को हम एक्सपेंड करके देखें तो ये बनता है, a+b को एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो 2 टाइम में तो इसको हम एक्सपेंड करें तो इसका मतलब यही होता है a+b इंटू a+b। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए क्या तरीका है हमारा, पहले फर्स्ट डिजिट ले लेंगे, एक को अंदर रखेंगे, चाहे इस साइड से लो चाहे इस साइड से लो। तो एक डिजिट बाहर ले लिया, एक पूरा अंदर रख लिया, फिर अगेन सेकंड डिजिट बाहर लिया, फिर अंदर रख दिया ये पूरा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ए को हम बाहर ले लेते हैं, इस वाले ए को, और इसको अंदर ले लेते हैं पूरे को, +b। सिमिलरली दूसरे को बाहर लेंगे और इस पूरे को अंदर ले लेते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनता है, a इंटू ए बनेगा a²। और ए भी प्लस का, ए भी प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस a इंटू बी, तो ये बन जाएगा ए बी। सिमिलरली b इंटू ए, प्लस है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि अंदर का भी प्लस में है बाहर का भी प्लस में है, तो ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, एक ही बात है, इंटू प्लस प्लस अगेन प्लस, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस, और b इंटू बी बन जाएगा b²। अब यहाँ पे देखिए हम a² है एक b² में, ये तो ऐड नहीं होंगे, बट यहाँ पे ए बी और ए बी है, तो ए बी एक ए बी है, ए बी एक ए बी, 1 ए बी है, ए बी 1 ए बी, तो ये बन जाएगा a²। इसको भी हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ऐड तो होने नहीं रहा है, +2ab। तो इसका सही आंसर कहाँ है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो इसका सही आंसर है a² + b² + 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए है, एक फर्स्ट है वर्ग, सेकंड है धनमूल, थर्ड है धन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम इज नोन एज। कोई भी नंबर है, हम 1 को ले लेते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या बनेगा 1³ इसको 1 के बराबर होता है। सिमिलरली हम 2 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2³, ये बनेगा 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो इसको बोलते हैं हम क्यूब। क्यूब को हिंदी में मतलब बोलेंगे घनमूल। घनमूल लिखा है तो इसका होगा घनमूल। क्यूब, सॉरी क्यूब बोलेंगे इसको, धन बोलेंगे इसको, ये गलत है। धनमूल इस तरह का होता है, क्यूब रूट की संख्या का, तो ये रहेगा धन, धन मतलब ये क्यूब, इस तरह से तो लिखेंगे हम क्यूब। नंबर ऑब्टेन व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम इज नोन एज क्यूब। घन, घन नहीं होता, ये घन होता है, घन। जैसे 8 है तो 8 का हम क्या निकालेंगे, इसका जो निकलेगा क्यूब रूट वो होगा 2, इसको बोलते हैं घनमूल। यहाँ पे 8 का घनमूल निकाल रहे हैं हम, और यहाँ पे 2 का घन होता है ये। नेक्स्ट है, पूर्ण संख्याओं जोड़ने और गुणन करने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। व्हाट नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग होल नंबर। अगर होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा। तो पहले बात आती है कि पूर्ण संख्या होती क्या है, दैट इज होल नंबर होते क्या है। होल नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। और एक होती है प्राकृत संख्या, दैट इज नेचुरल नंबर। दिया हुआ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन।
तो ये पूर्ण संख्या में, और ये है होल नंबर। इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो फर्क इसमें यही है कि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, बाकी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से आगे देखिए हम, तो ये भी नेचुरल नंबर है, बट से होल नंबर में फर्क ये है कि जीरो इसमें इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। बाकी जो डिजिट होंगे वो सारे आएंगे इसमें, 2 3 4 5 6। अब यहाँ बोले हम जीरो आता है तो ये ओनली होल नंबर है, और 1 2 3 जो है इनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती है जिनको हम बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में, जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जिनको हम अंश और हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे टू है, टू को हम अंश की फॉर्म, अंश और हर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक लिख सकते हैं हम इसको। अब एक से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज टू अगेन। ओके, तो एक इसका हम हर लिख सकते हैं। तो दो भी पूर्ण संख्या है। वैसे दो क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बोले आप, होल नंबर बोले, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है। साथ में संख्याएं तो होगी बट जीरो भी होगा, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। तो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के लिए हमने पूर्ण संख्या लेनी है। पूर्ण संख्या दैट मीन्स ये वाली संख्याएं। तो इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो सपोज हम क्या लेते हैं, 0 + 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 1। 2 + 1 ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है 3। तो सिमिलरली हम 0+ ले लेते हैं 0, तो हमारे पास आता है 0। तो यहाँ पे 1 3 0 ये है क्या, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण बोलो आप प्रकृति, पूर्ण बोलो चाहे प्रकृति बोलो, पर यहाँ पे ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। 0 पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्याएं की बात करें हम, तो 0 आ रहा है हमारे पास, तो 0/1 भी लिख सकते हैं हम, दैट इज परिमेय संख्या। ओके, तो हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ने और गुणन करने में, बात आती है जोड़ने में। तो जोड़ने की बात क्या है, जोड़ने में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इनको, एक को, और होल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, भी नेचुरल नंबर होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो होल नंबर ही है। और हम मल्टीप्लाई करने की बात करें तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज 0, होल नंबर। और 1 × 2 दैट इज 2, तो इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो इसमें जो आंसर बन रहा है वो लगभग यही बन रहा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को जोड़ने और गुणनफल करने में हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, दैट इज पूर्ण संख्या। क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखें हम, तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है हमारी, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा सही रहेगा इसका आंसर पूर्ण संख्या। तो नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज होल नंबर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डैश करते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। एक दूसरे पे लंब होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर इंग्लिश में देखें हम, तो परपेंडिकुलर टू वन अनदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, और नन ऑफ दीज। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब होता है कि जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली जो साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मेरे से थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा है, तो इसकी ये और ये साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। और ये समांतर है, ये समांतर है। तो एक दूसरे के बराबर तो होने के चांस ही नहीं बनते यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो इनके डायगोनली इक्वल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, बट यहाँ पे हम समद्विभाजित आएगा, और समद्विभाजित क्यों आएगा, क्या हो गया, तो इसको यही लेते। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है समद्विभाजित करते हैं।
समद्विभाजित करते हैं। दैट मीन्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र में सही आंसर है फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बात करें तो 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी जो सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, इसका केंद्र है, थोड़ा सा मेरे से क्लियर नहीं बना है तो आप मान सकते हैं कि सर्कुलर शेप। तो 2 पाई आर दैट इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब इसकी गोलाई, ये जो बाहर वाली गोलाई है इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ है इसकी 2 पाई आर। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ये पूरा एरिया आता है, इंक्लूडिंग जो अंदर वाला पोर्शन है ये भी आता है। तो हमारे से क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो इसका राइट आंसर है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, ये माना वृत्त है और इसकी त्रिज्या है, ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आर है, आर यहाँ पे 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 भी लिख सकते हैं इसको आप। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं इसको, इनको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, या इसका सरकमफ्रेंस पूछ लिया कि गोलाई कितनी है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर यहाँ पे 2 है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या है। तो घन की भुजा, घन मैंने बोला आपको क्यूबिकल शेप होती है, जिस तरह की मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, क्यूब होता है जो सांप में हम यूज़ करते हैं, या लूडो में जो एक यूज़ करते हैं हम, इस तरह की शेप होती है इसकी। तो इसका जो साइड होती है वो इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ थिकनेस इसकी इक्वल होती है, तो वो कितनी है 4 4 एंड 4। तो इसका आयतन निकालना है हमने, तो आयतन क्या होता है, तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसकी बात करें हम तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होती है, तो इसका क्या बनेगा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये इसका आयतन का क्षेत्रफल रहेगा। ये और एस इंटू एस भी लिख सकते हैं, जो साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसका क्या बनेगा आयतन, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 16 4 64, तो वर्ग क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि 3 टाइम है, तो सेंटीमीटर 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 3 टाइम आएगा, तो आयतन का फॉर्मूला बनता है 64 क्यूब सेंटीमीटर। तो 3 टाइम आएगा सेंटीमीटर, मतलब इसमें भी सेंटीमीटर आएगा, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 टाइम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 64 क्यूब सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, -5x + 3x² - 4x³ में x³ का गुणांक क्या है। तो x³ कहाँ जैसे है, इसमें x³ यहाँ पे है, तो इसका गुणांक क्या है, तो x³ है, x³ के साथ वाली जो टर्म है वो उसका गुणांक होगा, तो ये है -4, तो इसका जो राइट आंसर है -4। द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन -5x + 3x² - 4x³ इज -4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 है क्यूब से साथ, तो इसका गुणांक जो है -4। नेक्स्ट है 50 पैसे का ₹5 से अनुपात। तो यहाँ पे पैसे है और यहाँ पे रुपए है, तो रुपए को हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100 पैसे, तो पैसे की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 50 पैसे अपॉन 5 रुपए का क्या होगा, 5 इंटू 100 पैसे, तो विच इम्प्लाइज दैट इस,
तो यहाँ पे सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगी, 5 वन ज़ा 5 और 0 का 0 का बन रहा है 1/10। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1:10। राइट आंसर इज दिस। वेयर इज राइट आंसर? दिस इज राइट आंसर, 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 7a² प्लस 14a के गुणनखंड है। फैक्टर ऑफ 7a प्लस 14ar। फैक्टर बनाने हैं तो पहले तो हम जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो 7 है तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 एक अभाज्य संख्या है, दैट प्राइम नंबर। ए को क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू ए, प्लस इसको भी हम प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो यह बनेगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू ए। तो अब इन दोनों में बीच में है प्लस का साइन, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ की बात करें, अच्छा 2 इंटू 7, सॉरी 2 इंटू 7, 7 2 होता है 14, तो 2 इंटू 7। तो कॉमन देखिए हम, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 7 इंटू ए, और यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू ए। ये तोड़ा मैंने इसमें, तो यहाँ पे 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लूँ, 7 ए को ले लिया हमने बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ए, ब्रैकेट लगा लेते हैं हम ए, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, बीच में है प्लस, भी बन गया। तो अब जैसे मल्टीप्लाई करके देखिए हम, तो 7a इंटू ए, तो 7a², राइट, एंड 7 इंटू 2 14 इंटू ए, तो ये बन गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, कहाँ जैसे है, ये आ गया, ये फैक्टर इसका बन रहा है 7a इंटू ए प्लस 2, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग की बात की है यहाँ पे, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है, पहले तो बात आती है पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है जैसे 1 4 9 9 16। जैसे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा। ओके, 4 इंटू 4 16 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 486 तो नहीं है, 125 भी नहीं है, 325 भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें से है ये 15 इंटू 15, मतलब 225 का जो इसका आप वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल क्या आएगा हमारा, होल नंबर की फॉर्म में वर्गमूल आना चाहिए आपका। इसका निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, कुछ 28 के अराउंड आएगा इसका, इसका भी कुछ आएगा, क्योंकि ये तो वैसे क्यूब, परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं हम इसको, 5 इंटू 5 तो ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत बन रहा है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन ढूंढना है हमें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो तीनों ही नहीं है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में ये, दिस इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। 9 इंटू 9 क्या बनता है, 18, दिस इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, ये है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन,
पूर्ण घन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं। इसमें पूछा है ना कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अगर आंसर की हिसाब से देखा जाए तो इसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अगर ऊपर की बात करें तो परफेक्ट जो स्क्वायर है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 12x और 36 का सार्वगुणनखंड क्या है। तो 12x की जो गुणनखंड है वो क्या होंगी, कि गुणनखंड बनेंगी। टू टू से चला जाता है तो, थ्री से भी चला जाता है, थ्री भी होगा, टू थ्री सिक्स और 12 और x। और 36 के देखें हम तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, टू, थ्री, सिक्स, 12, 18 और 36। सार्व गुणनखंड की बात आती है तो सार्व गुणनखंड होते हैं कॉमन दोनों के। सार्व गुणनखंड जो दोनों में आ रहा हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टू ऊपर भी है नीचे भी है, थ्री भी बोथ साइड है और सिक्स भी बोथ साइड है। तो ये बनेगा कॉमन जो है इसमें 2 × 3 × तो सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड गड़बड़ हो गई। कॉमन है जो दोनों में, 36 तो इसका अच्छा सार्व गुणनखंड है। गुणनखंड क्या आएंगे इसके, 2 × 6, 6 × 12 इंटू एक्स। या तो इसको निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी निकाल सकते हैं 12 की। तो 2 × 6 = 12, 3 3। तो मतलब 2x के क्या बन रहे हैं, इसको रहने देते हैं फिलहाल, 2 × 2 × 3 × x। 36 के अब क्या बनते हैं, 36 के भी निकाल लेते हैं हम। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 9 3। आप देख सकते हैं 12x के गुणनखंड ये है, तो 36 के क्या होगी, ये बनेंगे 2 × 2 × अब कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन इसमें फर्स्ट कॉमन है, सेकंड कॉमन है, थर्ड कॉमन है। तो 2 × 2 × 3 ये कॉमन आ रहा है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो इसका राइट आंसर है 12। 2 दूने 4, 4 × 3 = 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 256 से जिसको गुणा करेंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि 256 से हम क्या निकाल देते हैं, पहले भाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर। 2 × 2, 2 दूने 4, असल बच्ची 1, 2 8 16। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 6 = 12, 2 4 = 8। अगेन 2 3 = 6,
2 2 ज़ा 4, अगेन हम 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। तो ये किस तरह के फैक्टर बन रहे इसकी? 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। हमने बनाने हैं फैक्टर इसके, तो फैक्टर में तो 56 है, इसके क्या बनाना है हमने? हमने बनाने हैं इसके पूर्ण घन बनाना है। तो ये एक फैक्टर, दो फैक्टर, तो तीसरे फैक्टर के लिए हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? एक टूज की आवश्यकता है, हमें एक दो की आवश्यकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में दो नहीं है। सिंगल टू की आवश्यकता है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉसिबल है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5 है। तो यहाँ पे आंसर में मेरे को गलती लग रही है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो तभी पॉसिबल था, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी तो हमारे पास परफेक्ट घन बन जाएगा ये। तो राइट आंसर के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्योंकि ये पेयर एक बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा कंप्लीट नहीं बन रहा है, तो हमें एक 2 चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो संख्या है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ये आंसर इसके गलत है, इसलिए आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, और इसका फिर आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो मतलब 85 है, तो 85 को कितने से डिवाइड किया गया है यहाँ पे? आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 की 13 करें हम, इससे डिवाइड करेंगे तब ये संख्या बनेगी। दशमलव को कितने, जो पॉइंट है उसको कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा हम 85 बनाने के लिए इसको? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टाइम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 85। अब ये जो पावर है इसको ऊपर ले जाना है हमने, तो ये बनेगा माइनस में हो जाएगी। तो 85 इंटू 10 इंटू द पावर माइनस 13, तो ये कहाँ है? यहाँ पे। दिस इज द राइट आंसर, यहाँ पे 13 होना चाहिए था। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20, इसमें से कौन सी पूर्ण घन है? तो मैंने पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब की बात की थी आपसे। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? यहाँ पे ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका ये है। तो ये परफेक्ट क्यूब कैसे है? 5 इंटू 5 इंटू 5 बनता है 125। दिस इज द परफेक्ट क्यूब। तो ये जो थे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, इसको हमने सभी को सॉल्व कर लिया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या ये। सेक्शन बी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो समीकरण t अपॉन 5 इक्वल टू 12 है, तो t का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी कर लेते हैं हम। तो t अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या बनता है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो या तो हम इसको समीकरण एक ले लें हम, और दोनों और 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी टी की वैल्यू आ जाएगी। या इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये टी की वैल्यू दे देगा हमें। तो टी इक्वल टू 60। तो यहाँ पे टी का मान जो रहेगा वो 60 रहेगा। 12 इंटू 5
बराबर है 60। नेक्स्ट है तीन भुजाओं वाली समबहुभुज को कहते हैं। द रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड इज नॉन एज। नंबर ऑफ साइड है थ्री यानी त्रिभुज, बट समबाहुभुज है तो इसको क्या बोलेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ दिस। क्यूब रूट निकालने का तरीका वही है, निकाल लो। तो निकाल सकते हैं हम। 1 है 11 से ट्राई करते हैं हम। 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे 2, 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11। हाँ 11 से चला जाता है ये। तो इसका क्यूब रूट क्या बन रहा है? इसका क्यूब रूट बन रहा है 11। है तो राइट आंसर इसका ये है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। 3 की 2 और 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। तो इसको हमने सॉल्व करके लिखना है। तो 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3 इंटू 3, और 3 की 5 का मतलब हो गया 3 को हमने 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 3 थ्री ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, 27 थ्री ज़ा 81, 81 थ्री ज़ा मल्टीप्लाई 81 थ्री ज़ा 243, 243 थ्री ज़ा 729। तो यहाँ पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, यहाँ पे बनता है 243। 243 तिया 729, 729 तिया कितना बनता है? 2187, 2187 मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 थ्री ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 81, 81 थ्री ज़ा 81, 81 तिया 40, तो 40 तिया 729, 2187 का आंसर आएगा। इसका जो आएगा 11 आएगा, आएगा 21। ट्राई करना है तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को डैश डैश कहते हैं। द डिस्काउंट गिवन इन द मार्केट प्राइस। इन द मार्केट प्राइस क्या कहते हैं? तो डिस्काउंट ही बोल वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को कहते हैं। इसको बटा तो नहीं कहते हिंदी में।
उसको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इसको बटा कहते होंगे। नेक्स्ट है इसका अगेन वो भी आप निकाल सकते हैं। 11 से जाएगा ये, 11 वन ज़ा 11, 11 वन 11, 121 जो है का जो स्क्वायर रूट निकल 11 इंटू स्क्वायर निकल आके 11 आ जाएगा बाहर, राइट आंसर। या जो दूसरा मेथड है डिवीजन, तो आप कर सकते 1 टू 1, यहाँ स्क्वायर बन गया तो 1 बच गया, 1 वन ज़ा 1 या 21 को ऐड कर देंगे हम इन दोनों को, ये बन जाते हैं 2। तो अब हम ट्राई करेंगे इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये बनेगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, 11। इस ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा इसका कहलाती है। द अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड इज कॉल्ड, आई थिंक इट इज वॉल्यूम, आयतन। कोई ठोस किसी जगह को वो आयतन होता है। इफ ऑक्यूपाइड बाई द वॉल्यूम। नेक्स्ट है एक्स ए इंटू एक्स बी। एक्स ए इंटू एक्स बी तो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वही है, फर्स्ट को बाहर अंदर, सेकंड को अंदर ले लो पूरे को। सिमिलरली को बाहर ले लेते हैं हम, ये वाले को पूरे ले लेंगे प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, फिर इससे इसको, सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को, इन दोनों को क्या बनता है, एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू बी, एक्स बी लिख दो या बी एक्स लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी 15 आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको कंपेरिजन करेंगे हम इन दोनों का, टर्म का और इस टर्म का, क्या बन रहा है, एक्स स्क्र इन एक्स स्क्र है, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है और बाहर एक्स है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक्स है, तो इसको कॉमन ले लें हम, क्या बनेगा ये प्लस किया तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ सकता, इसको एक्स प्लस बी लिख सकते हैं हम, एक्स कॉमन ले लिया हमने, बाकी ए बी देख सकते हैं। कंपैरिजन करने पे हमारे पास ए इंटू बी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ए इंटू बी बन रहा है सेम टू सेम, और बीच में क्या आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और नेक्स्ट है सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है हमने। तो 75 अप ऊपर 75 है, नीचे 60 है, यहाँ पे एक्स है 20 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इसको ऐसे लिख दें हम, अगर 75/60 के रेशियो में है तो ये क्या बनेगा, x/20 लिख दें हम, तो क्या बनेगा का वैल्यू, की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x को अकेला छोड़े हम तो यहाँ बनता है 75/60 इंटू 20, सिफर से सिफर कट की, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 25, वैल्यू आ रही है 25।
इसको भी हम काट के देखें तो भी यही बनेगा शायद, 75 और 60 को भी काट के देखें हम, इस तरीके से करके देखें तो दिखते हैं। 5 से करते हैं ऊपर नीचे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 15/12। हाँ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। तो 3 3 अगर मल्टीप्लाई करें हम तो ये भी इक्वल हो जाता है। 25 तो या 75 और ये है तो यहाँ पे बन रहा है 25। 25 द राइट आंसर। इसको इस तरीके से। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, एक्स का मान निकालना है इसमें। 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे और जो बिना एक्स वाली टर्म है उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, इसको परे ले जाएंगे तो ये माइनस का था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 यही बनेगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये घट रहा है यहाँ पे, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये ऐड हो रहा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। तो फ्रेंड, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर था एचपी बोर्ड का, ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।